तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, हम अपने लेक्चर सीरीज़ में पहुंच चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था हमारे पास रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी 3 बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों को हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। कंपैरिजन पढ़ने से लर्न करने में आपको अच्छा लगेगा, इजी रहेगा, और क्वेश्चंस निकालने में भी इसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, तो क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लेते हैं आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहे हैं। पानी उबालते उबालते आपने देखा कि पानी बॉयल हो गया। मुझे पता है पानी प्योर वाटर कितने बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है। अब वो पानी जो उबल रहा है ना, उसमें आप 2-3 चम्मच चीनी की डालो, वो उबलना बंद हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद उबलेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को, जिस पे चीनी के कितने पार्टिकल डाले गए, ठीक है, उस पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम केस फ्रीजिंग पॉइंट में भी हो जाएगा। उसमें अगर मैं कुछ सॉलिड पार्टिकल नमक या चीनी ऐड करूंगा तो साफ पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा वहां पे। तो दोनों कंपेयर करके आपने देखना भी, यहाँ पे देखते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और हैंड इन हैंड हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको मैं बोलूंगा डिप्रेशन, जो आप लोगों को बहुत है आजकल, डिप्रेशन इन एफपी। तो एफपी क्या है आपके पास, एफपी है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास एफपी। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे क्या है। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास साफ पानी है, यानी कि मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और मेरे पास सोल्यूशन भी है। तो जब इस साफ पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया या चीनी ऐड कर दी या कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हो सकता है ऐड कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको नमक पानी की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लर्न करने में आसानी हो। असली में तो केमिस्ट्री कितनी बड़ी है, कुछ भी डाल सकते हो आप। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट को आपको पता है हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी बी आ गया बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट जिसके ऊपर भी नॉट लगा है मतलब वो अपनी प्योर फॉर्म में है। सोल्यूशन को किससे लिखेंगे, सिंपल टी बी से लिखेंगे। कंपैरिजन में आ जाओ फिर से, तो यहाँ भी क्या होगा सर, एक प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और क्या होगा सर, यहाँ पे सोल्यूशन भी होगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे टी एफ, क्योंकि एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को। तो प्योर का हमेशा नॉट होता है और उसके जिसके ऊपर नॉट नहीं है वो सोल्यूशन का है। तो मुझे अगर निकालना है चेंज, डेल्टा टी बी, डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सर आप क्या करोगे, हमेशा हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, तो इसलिए मैं हमेशा जो सोल्यूशन चीनी डाल के जो पानी बना था, बताया था, चीनी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, तो वो बड़ा हो जाएगा, ये भाई साहब छोटा हो जाएगा। तो आप करोगे टी बी माइनस टी बी नॉट, और इस केस में यहाँ समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेल्टा टी एफ लिखूंगा। अब इसमें उल्टा करेंगे ना, इसमें टी बी बड़ा था, इस पर नॉट वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं लिखूंगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिखूंगा। ठीक है, इसको ना एक ग्राफ से समझते हैं। इसका ग्राफ है, इसका भी ग्राफ होगा। तो ग्राफ किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। यहां भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक, तो दोनों ग्राफ को हम कंपैरिजन में देख रहे हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के। अब इस दोनों पॉइंट को मार्क कर लो, ठीक है, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। तो इस पॉइंट को देख लेता हूँ और इस पॉइंट को देख लेता हूँ। तो छोटा वाला इसमें क्या होगा, टी बी नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का कम है, और बड़े वाले का क्या होगा, टी बी। क्या पूरी इक्वेशन में आपको वेपर प्रेशर दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं, बराबर है। इधर से नीचे की लाइन लेंगे पूरी, ठीक है, लाइन थोड़ी गलत आ गई है, यहाँ ले लो, और यहाँ से भी
इसकी लाइन ले लेंगे, ठीक, दोनों की लाइन आ गई है। तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट को, कौन सा, TB नॉट, तो TB नॉट की लाइन ये है। तो अगर इस पर मैं ड्रॉ करूं इस तरह लाइन, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर सॉल्वेंट को, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, या अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं तो ये ड्रॉ किसको कर रही है, सॉल्यूशन को। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा TB, ये है ना इनके बीच की पावर, तो वो क्या होगा, TB नॉट, TB माइनस TB नॉट, वही लिखा है हमने। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर 2 पॉइंट लेंगे आप, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। अब इसमें क्या है, अगर इसमें पहले TB नॉट था तो इसमें पहले क्या आएगा, TF आ जाएगा इसमें पहले। तो जिस तरह हमारा यहाँ पे पहले आया था TB नॉट और TB, अब उल्टा करेंगे, इसमें डिप्रेशन है ना, तो ये रहा पहला पॉइंट आपका, ये रहा दूसरा पॉइंट आपका। तो यहाँ पे अगर पहला पॉइंट TB नॉट है तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लूँगा मैं, TF लूँगा, और फिर यहाँ क्या लूँगा, TF नॉट लूँगा। फिर उसी की तरह इसको थोड़ा ग्राफ नीचे से बनाना, थोड़े यहाँ पे बराबर कर दूंगा क्योंकि कोई भी लेना देना नहीं, कांस्टेंट है यहाँ पे। फिर लाइन लेंगे यहाँ से हम TF की, और फिर यहाँ से लाइन लेंगे हम TF नॉट की। अब क्या करना है अपने, हमने इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को, ठीक। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे इस तरह ले लूँ, पॉइंट से लूँगा बिल्कुल जहाँ पे ये लाइन वेपर प्रेशर को टच कर रही है, इस लाइन से पूरी लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है, ले गए, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ताकि थोड़ी इसकी रेंज से बाहर आए, बाहर आ गई है। जैसे ये रेंज से बाहर आया है, फिर हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह करके, इसको ऊपर से ले लें इस तरह करके, ठीक है। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को आप इस तरह ले लो और इस लाइन को इस तरह, ठीक। इसको थोड़ा पीछे से लेना, ये। अब इन दोनों का जो कनेक्शन है इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो इस तरह करके। क्या है इन दोनों का कनेक्शन, तो मुझे पता है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट क्या है, TF नॉट है। तो ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। पर जो इन दोनों को जोड़ रही है, हम पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, तो जो इनको जोड़ रही है तो वो होगा फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो हो गया मेरे पास फ्रोजन सॉल्वेंट। तो ये ग्राफ है। अब सेम इसी की तरह इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा TF बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको पता होना चाहिए कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। क्यों, क्योंकि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो मोलैलिटी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा TB जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं KB। तो KB इंटू M, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक। अभी KB क्या है और ये M क्या है। KB जो है इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक, या तो उसको हम बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये याद रखने वाली बात है, क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आगे बात यहाँ पे, ठीक। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब डेल्टा TF था तो डेल्टा TF जो होगा वो भी मोलैलिटी के बराबर होगा। अब जो डेल्टा TF होगा वो भी जब ये हटेगा तो क्या साइन आएगा, यहाँ पे किसका साइन आएगा, KF का साइन आएगा। और जो KF है वो क्या है मेरे पास, वो KF भी कांस्टेंट है। क्या नाम है, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं लिखूंगा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, यहाँ मैं लिखूंगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। या तो जैसे इसका नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये फर्क है इसमें। अब इन दोनों को न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल निकालने का फॉर्मूला क्या है, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W1 अपॉन W2 इंटू KB इंटू डेल्टा TB। ये न्यूमेरिकल निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है। सर इसमें W1 W2 क्या है, ये मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में समझा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सेम फॉर्मूला इसका भी है,
m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू w1 अपॉन w2 इंटू kf इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बनाएंगे हम। ठीक तो ये दो हैं आपके पास क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। आओ देखते हैं उसको। थोड़ी सी मैं डाल देता हूं यहां पे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, देखते हैं क्या है ऑस्मोसिस क्या है, पहले डिफाइन कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis। 9-10 से हम ये डेफिनेशन सीखते हुए आ रहे हैं, पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। मान लेता हूँ मेरे पास दो रूम्स हैं, ये दो रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड किससे हैं, बीच में ये विंडो से कनेक्टेड हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा ये बात। इस रूम में अप टू द ब्रिम तक मेरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, वाटर भरा हुआ है अप टू द ब्रिम तक, और यहाँ पे पानी इतना ही है सिर्फ, है ना, जो खिड़की तक भी नहीं पहुँच रहा है। अब अगर इस खिड़की को मैं तोड़ दूँ तो क्या होगा सर, पानी जहाँ ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट किया हुआ पानी कहाँ है, ज़्यादा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, एल आर लिख देते हैं, लेफ्ट और राइट। कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, थ्रू अ एसपीएम, ये बीच की जो मेम्ब्रेन है ना, इसको मान लो आप एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, खिड़की को मान लेते हैं, इमेजिनेशन है हमारी। तो कब तक होगा ये ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है लेफ्ट वाले रूम में और राइट वाले रूम में पानी बराबर होना। ठीक है, अब ये दोनों पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, तब तक जब तक चलता रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर एक डिफरेंट खेल है। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, अब ये पानी रुक गया, एक रूम था दूसरा रूम था, पानी रुक चुका है। कोई एक फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और बोल रही है इस पानी को कि तूने इस साइड नहीं आना। वो जो फोर्स, वो जो प्रेशर इस पानी को लेफ्ट से राइट जाने को रोक रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ठीक है, तो ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर या बोलूं फोर्स exerted in opposite direction which just stops the flow of solvent is called OP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बात समझ में? ठीक, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक तो होता है हमारा मोलैरिटी के, ठीक है, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी कैपिटल एम। ठीक, दूसरा होता है टेम्परेचर के, ठीक, और तीसरा होता है गैस कांस्टेंट के। ठीक है, तो इक्वेशन बनती है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, पाई नहीं है, गलती से इसको पाई मत बोलना। तो ये बन जाता है CRT, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। पाई इज इक्वल, पाई तो बोला ही नहीं है, CRT ऑस्मोटिक प्रेशर CRT के बराबर है। C क्या है? मोलैरिटी, तो उसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक, तो R क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। T क्या है यहाँ पे?
टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या था, जब पानी लेफ्ट से राइट में जा रहा था तो इस यहाँ पे एक खिड़की यहाँ पे बीच में थी, तो जब पानी बराबर हो गया एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी इसको रोकने के लिए, वो जो फोर्स लगी इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए उसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है इसका। ठीक, अब ना सॉल्यूशन को 3 पार्ट में आप बांट सकते हो। सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर 3 पार्ट में आप बांट सकते हो। सबसे पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और लास्ट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखते हैं क्या है। तो देखते हैं तीनों में क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। मान लेते हैं ये बीच में है, ये V1 है, ये V2 है। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो क्या ये यहाँ जाएगा? नहीं। क्या ये जहाँ जाएगा? नहीं। तो जब सॉल्यूशंस का आपस में लेना देना ना हो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर और हाइपो में थोड़ा फर्क है। क्या फ़र्क है? एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, ये मेरा सेल रखा है, इस सेल को बोल देते हैं RBC। ठीक, सेम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं रेजिन, ड्राई रेजिन। ड्राई रेजिन को क्या बोलते हैं? किशमिश, खाते हैं ना किशमिश। तो ये RBC है। अगर इस RBC को मैं 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl नमक के सोल्यूशन में डाल दूँ, ठीक, तो क्या होगा? इसके जो कंटेंट्स हैं सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सो ऑस्मोसिस। तो जो एक्सो ऑस्मोसिस होगा ना, तो सेल जो है आपका वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक, तो जब बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो सेल के जो प्योर वाटर है वो बाहर आ जाता है। सेल क्या हो जाता है आपके पास? श्रिंक। इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब कंसेप्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। इसमें क्या होगा? अगर मैंने पानी भरा है, अंदर ज़्यादा है, अब बाहर से प्योर से कहाँ जाएगा? इम्प्योर की तरफ। तो ओवरनाइट आप अगर किसी किशमिश को डुबो के रखो तो किशमिश क्या हो जाती है आपके पास? स्वेल अप। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस हो गया जी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? स्वेल अप। तो उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये है हमारा केस पूरा ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक। अच्छा, एक याद रखना, एक कंसेप्ट और होता है हमारे पास, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया ऑस्मोसिस का उल्टा। अगर यहाँ पे लो से हाई की तरफ जा रहा है, वहाँ हम हाई से लो की तरफ भेजेंगे। ठीक है, उल्टा। इसका सिर्फ एप्लीकेशन याद रखनी है आपने, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब पानी की कमी होगी तो रिवर्स ऑस्मोसिस से हम समुद्र का पानी को साफ कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब क्या है? कि समुद्र के पानी को हम क्या करेंगे? साफ। किसके थ्रू? इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, वेंटो फैक्टर, उसके न्यूमेरिकल्स। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।